इमिसिव पावर लिखाया था कल, याद है? इमिसिव पावर क्या होता था? एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही था। अब इसने स्टीफन साहब ने लॉ दे दिया कि किसी भी ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसका जो जितना टेम्परेचर है बॉडी का उसके पावर 4 के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लेना है यहाँ पे, ठीक है? तो उन्होंने ये लॉ प्रूफ किया, अपना एक्सपेरिमेंट करके कुछ किया होगा कि किसी भी ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट सरफेस टेम्परेचर। समझ रहे हो बात को? लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। लिखो, द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ अ बीबी, बीबी लिख सकते हो शॉर्ट में, बीबी मतलब वाइफ मत समझ जाना। द इमिसिव पावर ऑफ अ बीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the 4th power of its absolute surface temperature, directly proportional to 4th power of its absolute surface temperature। ठीक है? हाँ, तू आज भी क्लास नहीं आ रहे हरामी? चलो भाई देखो, ध्यान दो बोर्ड पे। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन साहब, अरे चुप रहा, बोर्ड पे देख और चुपचाप लिख। इमिसिव पावर ऑफ एनी ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। T जो है उस बॉडी का टेम्परेचर है जहां से इमिसिविटी हो रहा है, और ख्याल रहे टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में, ठीक है? डिग्री सेल्सियस में नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। अच्छा, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? सिग्मा। एंड दिस सिग्मा इज नोन एज, कौन सा कांस्टेंट? स्टीफन्स कांस्टेंट। किसी को वैल्यू याद है इसका? स्टीफन्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यूनिट बताओ इसका, सिग्मा का यूनिट क्या होगा? E डिवाइडेड बाई T टू द पावर 4। व्हाट इज E? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर ऐसे बोलो कि वॉट बाई सेकेंड, वॉट बाई एरिया ना, वॉट बाई एरिया, ठीक है? तो ये हो गया वॉट बाई एरिया और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर टू द पावर 4। तो इसका यूनिट क्या बनेगा बताओ? वॉट पर यूनिट मीटर स्क्वायर टेम्परेचर पावर 4, ऐसा कुछ। के बनेगा ना, केल्विन। तो ऐसा कुछ इसका यूनिट होता है। आ जाओ, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या हम? डायमेंशन कभी कभी पूछ देता है, ये सब छोटे छोटे चीजों का डायमेंशन बताओ इसका। ऊपर वॉट है, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, जूल होता है ml2 T-2। नीचे आ गया सेकेंड, सेकेंड मतलब T, मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, और केल्विन तो केल्विन ही होगा। बताओ कितना आएगा? L2 कैंसिल हो गया, कितना? m T -3 K -4, ये है। यूनिट डायमेंशन निकालना आता है ना सबको? हाँ, तो कभी पूछ सकता है, ये सब छोटी मोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। ऐसे ही कांस्टेंट्स का डायमेंशन पूछता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछ लेगा, स्टीफन कांस्टेंट का पूछ लेगा। हाँ क्या? किसी का आवाज डिस्टर्ब कर रहा है? अरे बाकी सब लोग माइक ऑफ कर लो भाई, सब लोग अपना अपना माइक बंद करो, जब तक कुछ बोलना ना हो तब तक ऑफ रखो। चलो भाई कहानी को बढ़ाते हैं आगे। एक बात और बताया था हमने, क्या बताया था बताओ? इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। अगर नॉर्मल बॉडी की बात की जाए
नॉर्मल बॉडी, याद करो क्या निकल के आया था, E टाइम्स इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, याद है? तो इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी में क्या लिख सकता हूं, E टाइम्स, और इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कितना हो गया, सिग्मा T टू द पावर 4। तो सिग्मा E सिग्मा T टू द पावर 4। और इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी मतलब क्या, क्या, dq डिवाइडेड बाई A dt। इमिसिव पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये लिखते थे ना, इसका डेफिनेशन में लिखा रखा था, E इक्वल टू डी क्यू बाई ए डी टी इक्वल टू कितना आ गया, E सिग्मा T टू दी पावर 4। तो यहां से डी क्यू बाई डी टी कितना आ गया बच्चों, डी क्यू बाई डी टी, ए को उधर भेज दूं तो E A सिग्मा T टू दी पावर 4। व्हाट इज दिस, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड कोई नॉर्मल बॉडी जो है कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, दैट इज E A सिग्मा T टू दी पावर 4। E A सिग्मा T टू दी पावर 4। E व्हाट इज स्मॉल e, एमिसिविटी, याद है? ब्लैक बॉडी के लिए कितना हो जाता है 1। तो अगर ब्लैक बॉडी के लिए बात किया जाए, फॉर ब्लैक बॉडी हम जानते हैं कि E का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो उस कंडीशन में डी क्यू बाई डी टी कितना मिलेगा भाई, एनर्जी इमिटेड, इसके जगह पे 1 रख दें तो A सिग्मा T टू दी पावर 4। तो नॉर्मल बॉडी के लिए E A सिग्मा T टू दी पावर 4 और ब्लैक बॉडी के लिए A सिग्मा T टू दी पावर 4। टेम्परेचर केल्विन में है, ख्याल रहे इस बात का, डिग्री सेल्सियस में ना रखें। देखो आज फिर पॉपुलेशन कम हो गया, आज एक दिन आता है फिर एक दिन सब सो जाता है, फिर आराम से अल्टरनेट चलता है जिंदगी सबका। डॉक्टर साहब कांस्टेंट है, हरा मास्क लगा के अपना आके बैठ जाता है चुपचाप। हाँ जी, सवाल करते हैं कुछ इसके ऊपर। सबसे पहले क्या सवाल बन सकते हैं, E A सिग्मा T टू दी पावर 4, अगर ब्लैक बॉडी आया तो E का वैल्यू 1। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो सबसे पहले तो, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ये हो गया लिखना सबका, लिखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 273 डिग्री सेल्सियस, if the temperature of a body increased from 0 to 273 degree Celsius, 0 to 273 degree Celsius, then how many times the energy emitted per second increases? How many times energy emitted per second increases? बताएं। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 से 273 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो एनर्जी इमिटेड जो है वो कितना इंक्रीज कर जाएगा? 273 टू द पावर 4। टेम्परेचर किसमें लेना होता है? केल्विन में। किसमें लेना होता है? केल्विन में। या डिग्री सेल्सियस में है, जान लीजिए हमको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। वाह, ओके, मेरा नाम शाबाश। पहले टेम्परेचर कितना था स्टार्टिंग में? 273 केल्विन। बाद में कितना हो गया? 373 हो गया। 100 बढ़ गया। अच्छा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, मतलब 273 केल्विन था।
और बाद में हो गया 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन? 546 केल्विन। तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। देखते हैं, वैसा ही होना चाहिए कुछ। हम जानते हैं कि dq by dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4 है कि नहीं? बॉडी सेम है, सिग्मा सेम होगा, ई सेम होगा, एरिया सेम होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर टू द पावर 4 पे। तो मैं लिख सकता हूं कि dq by dt फर्स्ट मतलब इनिशियल डिवाइडेड बाय dq by dt फाइनल, उसको 2 बोल देता हूं, मस्ट बी इक्वल टू t1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय t2 टू द पावर 4। अरे लिख सकते हैं t1 कितना था भाई? 273 डिवाइडेड बाय 546 और पावर 4 कॉमन कर देता हूं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो 273 से ये गया कितने से? 2 टाइम्स। तो हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है सर? कि dq by dt1 डिवाइडेड बाय dq by dt2 मतलब फाइनल इक्वल टू 1/2 पावर 4 कितना? 1/16। तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो आपको दिख रहा है कि dq by dt2 यानी कि फाइनली जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स dq by dt1, यानी कि जो एनर्जी इमिटेड पर सेकंड है वो 16 टाइम से इंक्रीज हो गया। अगर टेम्परेचर को हमने 0 से 273 डिग्री सेल्सियस तक ले गए तो एनर्जी इमिटेड 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट एक और सवाल लिखो। या फिर एक काम करते हैं, रुको, रेट ऑफ हीटिंग रेट ऑफ कूलिंग पढ़ा देता हूं, फिर सवाल करते हैं। हेडिंग लगाओ, रेट ऑफ कूलिंग या फिर हीटिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रेट ऑफ कूलिंग हीटिंग, हाँ जी आइए। मान लो कोई बॉडी है, ये इस सराउंडिंग में रखा हुआ है, कोई बॉडी है ये जिसका टेम्परेचर T है, और ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T0 है। तो हमने पढ़ा था कल प्रीवियस थ्योरी में लास्ट क्लास कि हर बॉडी जो होता है वो एनर्जी रेडिएट भी करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, पढ़ाया था, याद है? अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो सराउंडिंग से तो ये रेडिएट ज़्यादा करता है, एब्जॉर्ब कम करता है, और इसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है तो ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, रेडिएट कम करता है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो वही हमें निकालना है, रेट ऑफ कूलिंग रेट ऑफ हीटिंग के बारे में डिस्कस करना है, किस रेट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, उसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लो थोड़ी देर के लिए जूम करके चल रहे हैं कि T ग्रेटर देन क्या है? T0 है। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। हम जानते हैं कि बॉडी क्या करेगा? इमिट भी करेगा सराउंडिंग में, और एट द सेम टाइम बॉडी जो होगा वो कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा एब्जॉर्ब। अब दोनों चीजों को बारी बारी से लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं कि एब्जॉर्ब एनर्जी लिख रहा हूं मैं, या फिर रिलीज लिख लो, जो भी मर्ज करे। dq by dt ए बोल देता हूं इसको। एब्जॉर्ब कितना कर रहा है ये पर सेकेंड? हमने अभी पढ़ाया dq by dt किसके बराबर होता है? EA सिग्मा T टू दी पावर 4k। ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब किससे कर रहा है? सराउंडिंग से कर रहा है, तो यहाँ पे T के जगह पे क्या आएगा? T0 आएगा। तो dq by dt एब्जॉर्ब की बात करें तो मैं लिख सकता हूं EA सिग्मा क्या? T0 टू दी पावर 4। इतना एनर्जी पर सेकेंड ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब रिलीज कितना कर रहा है? अगर मैं लिखूं
डी क्यू बाई डी टी, आर बोल देता हूं इसको, रिलीज एनर्जी। तो क्या ये अपने बॉडी, इसका टेम्परेचर कितना था फिलहाल, टी था, तो ये कितना रिलीज कर रहा होगा, ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब सोचो तुम, इतना रिलीज कर रहे हैं लेकिन ये इतना एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो नेट रेट कितना आया, नेट रेट अगर मैं इसको बोल दूं डी क्यू एल बाई डी टी, डी क्यू एल बाई डी टी बोल देता हूं इसको, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इतना रिलीज कर रहा था जबकि इतना एब्जॉर्ब कर रहा था, नेट रेट क्या हुआ, ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस ई ए सिग्मा क्या टी नॉट टू द पावर 4। तो मुझे क्या मिला भाई, डी क्यू एल बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा कॉमन आ गया, अंदर क्या दिख रहा है, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। दिस इज नेट रेट ऑफ हीट लॉस, नेट रेट ऑफ हीट लॉस पर सेकेंड, ये नेट कहानी है, ठीक है। नेट इतना हीट ये रिलीज कर रहा है। अब हम जानते हैं अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, मान लो कि ये वाले केस की बात करें, अगर टी का वैल्यू टी नॉट से ज्यादा था, ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डी क्यू इक्वल टू हमने पढ़ा एम एस डेल्टा टी, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, याद करो, वी नो कि डी क्यू जो होता है क्या वो एम एस डेल्टा टी एम एस डी टी के बराबर होता है। बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मान लो केस 1 की बात करते हैं, केस 1 अगर टी का वैल्यू ग्रेटर देन टी नॉट था, बॉडी का टेम्परेचर जो था वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा था, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि उस कंडीशन में डी क्यू को हम क्या लिखेंगे, क्या माइनस एम एस डी टी लिख दूं, माइनस एम एस डी टी, डी टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, निगेटिव आएगा ये वैल्यू, तो डी क्यू इक्वल टू माइनस एम एस डी टी। यहां पर मैं उठा के पुट कर रहा हूं, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, तो डी क्यू के जगह पे आ गया माइनस एम एस डी टी डिवाइडेड बाई कितना, डी टी, स्मॉल डी टी, ये टाइम है, इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। तो यहां से मुझे डी टी बाई डी टी मिल गया, क्या, डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, या फिर यू बोल सकते हो किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इसको उठा के इधर भेज दो, माइनस एम एस को इधर ले आओ, तो कितना आ गया देखो, माइनस 1 तो आ गया इधर, माइनस ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम एस इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर घट रहा है ना, तो इस रेट से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, माइनस ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम एस इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। एक और केस बन सकता था, अगर सराउंडिंग, अरे बोर्ड पे देखो ना, कितना छापता है, लिख लो यार पहले। ये तो तब हुआ जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर सेकंड केस की बात करूं मैं, केस 2, अगर टी का वैल्यू लेस देन टी नॉट हुआ, सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम, तो क्या उस कंडीशन में मैं डी क्यू को पुट कर सकता हूं एम एस डी टी, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इस बार, ठीक है, तो डी टी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो डी क्यू के जगह पे अगर यहां पे रखूं तो एम एस डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। तो यहां से डी टी बाई डी टी कितना आएगा बच्चों, डी टी बाई डी टी, क्या ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम एस इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। एंड व्हाट इज दिस, रेट ऑफ हीटिंग। इस रेट से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो दो तरह की चीजें आती हैं, एक आता है रेट ऑफ कूलिंग, वो तब होगा जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो, बॉडी रेडिएट ज्यादा कर रहा हो, एब्जॉर्ब कम कर रहा हो। और दूसरा आता है रेट ऑफ कूलिंग, ये तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो, वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा हो और इमिट कम कर रहा हो। क्लियर है बात। ई ए सिग्मा बाई एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। एम एस, व्हाट इज एम एस, एस स्पेसिफिक हीट को अगर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे क्या मिलता था, वाटर इक्विवेलेंट मिलता था। अरे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एम एस, एच इक्वल टू एम एस, याद आया, खत्म, कैलोरीमेट्री साफ, लिखो।
ये dt बॉडी का है ना, हमने बॉडी का टेम्परेचर T माना है। हम जो भी बातें कर रहे हैं बॉडी की बात कर रहे हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो T0 फिक्स है, वो थोड़ी चेंज होगा। सराउंडिंग में हम थोड़ा सा हीट दे भी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बदल जाएगा क्या? नहीं, सराउंडिंग बहुत बड़ा है। हम जो भी बातें कर रहे हैं बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये dt/dt ये तो पॉजिटिव आएगा ना। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। और इस केस में क्या था? बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा था ना। बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो लॉजिकली dt/dt को पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा क्या? उल्टा हो गया क्या कहानी? -EA सिग्मा बाई ms T⁴ माइनस T0⁴ T ग्रेटर देन T0 है तो ये तो पॉजिटिव, ये तो निगेटिव आ रहा है। सही तो है, ये निगेटिव आएगा। सर निगेटिव और एक निगेटिव है ना यहाँ पे? ये नहीं, यहाँ पे तो T ग्रेटर देन T0 है ना बच्चे, T ग्रेटर देन T0 है तो ये तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये तो ठीक है, निगेटिव आना चाहिए। हाँ हाँ, सेकंड केस में भी तो निगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे T0 माइनस T हो जाएगा बच्चे, सही बोल रहे हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये T⁴ माइनस T⁴, बिल्कुल। नोट कर, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है ना। बोलो, तुम क्लास क्यों नहीं आए पहले ये बताओ। रोज तेरा बहाना ही रहता है ना, तबीयत खराब, कभी मन नहीं करता है। हाँ, तेरे आवाज में तो मतलब बुखार का खुशबू आ रहा है मुझे। हराम। लिख लेना ms इक्वल टू हीट कैपेसिटी, कहीं साइड में डाल देना। ms जो है दैट इज हीट कैपेसिटी। हो गया। तो रेट ऑफ कूलिंग dt/dt इक्वल टू -EA सिग्मा बाई ms T⁴ माइनस T⁴ एंड रेट ऑफ हीटिंग dt/dt इक्वल टू EA सिग्मा बाई ms T⁴ माइनस T⁴। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं जानते हो? वो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो स्फेयर दे दिया, उधर हो गया सबका कंप्लीट? मैडम हो गया? चलिए, दो स्फेयर दे दिया है, एक ये एक ये। दिस इज स्फेयर 1, दिस इज स्फेयर 2। क्या क्या दिया? इसका रेडियस दिया है r1, इसका रेडियस दिया है r2 और कंडीशन गिवन है r1 इज ग्रेटर देन r2, यानी कि पहला वाला स्फेयर जो है वो बड़ा है। डायग्राम बनाओ और आगे लिखो। लिखो, आगे लिखो। टू स्फेयर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम सरफेस फिनिश
two spheres of same material and same surface finish and at same temperature. Same material, same surface finish, same temperature, kept in same surroundings. वर्ड समझ में नहीं आया, पागल है क्या तू? सेम मटेरियल, सेम सरफेस फिनिश, अरे सरफेस फिनिश गधे, सरफेस फिनिश, सेम मटेरियल, सेम सरफेस फिनिश, सेम टेम्परेचर एंड केप्ट इन सेम सराउंडिंग. हो गया? फुल स्टॉप. फॉर विच स्फेयर, पहला पार्ट, लाइन चेंज करके फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ हीट लॉस इज ग्रेटर. फॉर विच स्फेयर रेट ऑफ हीट लॉस इज ग्रेटर. सेकेंड पार्ट, रेट ऑफ कूलिंग इज ग्रेटर. रेट ऑफ कूलिंग इज ग्रेटर. चलो बताओ. सबसे पहले बताना है रेट ऑफ हीट लॉस किस में ज्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में. फिर बताना है रेट ऑफ कूलिंग किसका अच्छा होगा, मतलब कौन जल्दी ठंडा होगा. अच्छा ऐसा ही क्या? सरफेस फिनिश बोलना चाह रहा है कि बाकी सब कुछ सेम है बच्चे. ई ए सिग्मा विग्मा जो भी है सब, मतलब ई का वैल्यू. रेट ऑफ कूलिंग दोनों सेम ही चीज है. पहले बताओ रेट ऑफ हीट लॉस और ये रेट ऑफ कूलिंग दोनों सेम चीज है. एमएस नीचे एमएस आता है, एक में नहीं आता है. अरे तुम फॉर्मूला लिखो यार, पहले तुम हीट लॉस का फॉर्मूला लिखो. dQL बाई dt, नेट रेट ऑफ हीट लॉस, ये तो पढ़ा है ना. कितना? E A सिग्मा T to the power 4 minus T naught to the power 4. This is rate of net heat loss. Net heat loss. अब बताओ ये किस पे डिपेंड करेगा? बाकी सब तो सेम है, E सेम है, सिग्मा सेम है, ये सेम है, सेम टेम्परेचर है बॉडी का, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम है. तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के होगा? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि dQ बाई dt जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी कि एरिया मतलब क्या? 4 पाई आर स्क्वायर. एरिया मतलब सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई कॉन्स्टेंट है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि dQ बाई dt जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होगा. जिसका रेडियस बड़ा उसका हीट लॉस अच्छा. अरे होगा कि नहीं होगा? जितना बड़ा सरफेस उतना ज्यादा हीट लॉस यार, और क्या. तो रेडियस किसका बड़ा है? R1 का. तो लिख लो dQ बाई dt ऑफ फर्स्ट स्फेयर विल बी ग्रेटर देन dQ बाई dt ऑफ सेकेंड स्फेयर बिकॉज R1 ग्रेटर देन R2 है. अब आ गई बात रेट ऑफ हीट लॉस की. हाँ जी, रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में बताओ. dt बाई dt हमने क्या पढ़ा? माइनस रेट ऑफ कूलिंग कितना पढ़ा हमने? माइनस ई ए सिग्मा बाई एम एस इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4. दिस इज रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग. अब बताओ ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे, और नीचे मास भी है. स्पेसिफिक हीट चलो सेम मटेरियल है तो दोनों का सेम हो जाएगा, लेकिन एरिया और मास तो अलग अलग होगा. यानी कि मैं बोल सकता हूं कि dt बाई dt जो है सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया डिवाइडेड बाई मास के. एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, लिख लेते हैं चलो. 4 पाई आर स्क्वायर आएगा ऊपर, और मास में क्या आता है? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. याद है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यू. ये आएगा. देखो इसमें सब कांस्टेंट है, ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर क्यू. यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो dt बाई dt होगा क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा? बाकी सब तो कांस्टेंट है.
ये सारा क्या है, कांस्टेंट, आर स्क्वायर उड़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि इस बार कहानी उल्टा हो गया, जिसका रेडियस कम उसका रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो ज्यादा, यानी कि वो जल्दी ठंडा होगा। समझ रहे हो, छोटा वाला जो स्फीयर है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, बड़ा वाला स्फीयर थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने में। बात समझ आई, लिख लो। चूंकि R1 इज ग्रेटर देन R2, देयरफॉर dt बाई dt ऑफ फर्स्ट स्फीयर विल बी लेस देन dt बाई dt ऑफ सेकेंड स्फीयर। ऐसे 4 ऑप्शंस बना के दे देंगे आपको। ऐसे कंफ्यूजन वाले सवाल खूब आते हैं कि लार्जर स्फीयर विल कूल डाउन क्विकली, स्मॉलर स्फीयर विल कूल डाउन क्विकली, बोथ कूल डाउन एट सेम टाइम। ऐसे ऐसे ऑप्शंस बना के दे देंगे आपको। ठीक है, तो नीचे लिख लो आप कि स्मॉलर स्फीयर विल कूल डाउन क्विकली। हाँ बच्चे, बिल्कुल। एब्जॉर्ब जो करता है, जिससे कर रहा है उसका पावर, ऑब्वियस सी बात है। सराउंडिंग से कर रहा है तो T0 टू दी पावर 4, और रेडिएट कर रहा है तो अपने बॉडी से रेडिएट कर रहा है तो खुद का पावर, खुद का टेम्परेचर का पावर। और एक सवाल लिखूं, करोगे? चलो करके बताओ। हाँ जी, कुछ ऐसा है कहानी। एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, और एक है हॉलो। हॉलो स्फीयर का बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल वाला रेडियस है वो स्मॉल आर है, और सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर है, कैपिटल आर। और सेम सवाल रिपीट मार लो, पूरा का पूरा डिट्टो क्वेश्चन। सेम मटेरियल, सेम सरफेस फिनिश, सेम बॉडी टेम्परेचर, केप्ट इन सेम सराउंडिंग। अरे पिछला वाला सवाल जो है, और वही उसी दोनों सवाल का आंसर फिर से देना है आपको। लिख लो, बोथ द स्फीयर्स आर ऑफ सेम मटेरियल, सेम सरफेस फिनिश, at same temperature and kept in same surroundings. Kept in. Then for which sphere, first part rate of heat loss is greater, second part rate of cooling is greater. For which sphere दोनों का रेडियस बचे, आउटर रेडियस सेम है। एक तो हॉलो है ना, जो बड़ा वाला रेडियस है वो दोनों का सेम है। स्ट्रक्चर देखो ना डायग्राम, एक सॉलिड है एक हॉलो है। हॉलो का इनर रेडियस स्मॉल आर है। तो पहला पार्ट वही है, रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज्यादा होगा, सेकंड पार्ट रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा। रेट ऑफ कूलिंग इज ग्रेटर किसके लिए, चलिए बताइए। खो गए तुम कहाँ, अरे जल्दी बताओ, करके दिखा तो दिया एक सवाल। हाँ पहला वाला बताओ, रेट ऑफ हीट लॉस कौन का ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हैं, कॉमन इंसान की तरफ हीट लॉस कहाँ से करता है, अंदर वाले सरफेस या बाहर वाले सरफेस। बाहर वाला हाँ, एक छोटा सा सवाल था सर, अगर हीट लॉस निकालना है तो उसका बॉडी तो वैसे भी कूल डाउन होगा, लेकिन सर एरिया तो सर हम वापस से कूलिंग निकाल लेते हैं। हीट लॉस दोनों अलग अलग चीज है भाई। एक में देख ही रहा है, रेट ऑफ कूलिंग में नीचे एमएस का फैक्टर आ रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है वो, और कर रहा है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन रेट ऑफ हीट लॉस उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
वो सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सर एरिया तो आया है एरिया सर और डीक्यू बाई यहां पर कौन सा एरिया आया है? एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कौन सा एरिया होता है? सरफेस एरिया है ना। अरे पहले पार्ट कैंसिल दो भाई। हॉलो स्क्वायर का ज्यादा होगा ना। मुझे लग ही रहा था तू हॉलो स्क्वायर है बता नहीं का। तो हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है? ऐ देखो इधर dq by dt भाई, dq by dt क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आया था? ये कौन सा एरिया होता है? सरफेस एरिया। कौन सा एरिया ये? सरफेस एरिया। तो मैं बोल दूं कि dq by dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा और दोनों का सरफेस एरिया सेम ही है। देखो ना, अरे सरफेस एरिया दोनों का क्या है? सेम ही तो है यार। इसका भी 4 पाई r स्क्वायर और इसका भी 4 पाई r स्क्वायर। अंदर वाले स्टोरी कुछ मतलब है तो क्या दोनों के लिए सेम हो जाएगा? तो पहले पार्ट में आंसर होगा सेम फॉर बोथ। हीट लॉस विल बी सेम फॉर बोथ। dq by dt1 is equal to dq by dt2, यानी कि हॉलो या सॉलिड हो, अगर रेडियस बराबर है तो रेट ऑफ हीट लॉस विल बी सेम। लेकिन बात आती है जहां पर हाँ बोल हट गदा पे हॉलो वाले में दो सरफेस दिख रहा है तुझे। कहां दिख रहा है दो सरफेस बता तो। अंदर वाला दिखाई दे रहा है क्या तुझे? अंदर से कैसे हीट लॉस करेगा? इमेजिन करके देखना, एक स्फीयर है भाई, स्फीयर है, चल अंदर हॉलो है मान ले, वो हीट लॉस तो अपने बाहर वाले सरफेस से ही करेगा ना, कि अंदर वाले से करना शुरू कर देगा? बाहर वाले से ही करेगा ना हीट लॉस। जो भी होगा, हीट जो भी निकलेगा बाहर वाले सरफेस से निकलेगा, और वो तो दोनों के लिए सेम ही है कि नहीं? अरे तू अपने बॉडी से भी हीट लॉस करेगा तो बाहर से ही करेगा कि अंदर ही अंदर करना शुरू कर देगा? तो सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला एरिया पूरा, ठीक है। अच्छा चलो सेकंड वाले में आओ। dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग। dt बाई dt क्या हमने पढ़ा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिवाइडेड बाई मास। या फिर यूं बोल दूं कि dt डिवाइडेड बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब क्या बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आएगा वॉल्यूम। अब कहानी बदलेगा। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये तब होता जब सॉलिड होता। अब हॉलो है तो क्या वॉल्यूम बदल जाएगा? r माइनस आर, आर क्यू माइनस आर क्यू होगा क्या? अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो रुक जाओ, चलो इसको मैं कर देता हूं सॉलिड के लिए। अरे रुक जा, हॉलो का डेंसिटी कम होगा। हॉलो का डेंसिटी कम होगा क्या सॉलिड से? रो। ये अजीब अजीब सवाल तेरे दिमाग में कैसे आते हैं भाई? डेंसिटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो दोनों का सेम है, पहले ही बोल रखा है, ठीक है। रो दोनों का सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। तो dq बाई dt सॉलिड जो होगा, क्या वो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू होगा? मानते हो बात को? और dq बाई dt उसका जो होगा, किसका? dt बाई dt जो किसका होगा? हॉलो का होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू 4/3 पाई क्या? आर क्यू माइनस आर माइनस आर होल क्यू। आर माइनस आर, क्या ऐसा कुछ आएगा? ये बताओ पहले। अरे वॉल्यूम इसका आर माइनस आर होल क्यू। सही लिखा है हमने? पक्का? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो dt बाई dt सॉलिड डिवाइडेड बाई dt बाई dt ऑफ हॉलो इक्वल टू, देखो सब कैंसल हो गया, क्या बचा? यहां पे तो आर स्क्वायर बाई आर क्यू 1/r बचा था, डिवाइडेड बाई
यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर होल क्यू, ऐसा कुछ। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई रो 4/3 पाई ये सब तो उड़ गया। क्या सबको दिख रहा है, दिस डिवाइडेड बाई दिस करूं तो यहां से आर स्क्वायर से ये कैंसिल, यहां तो सिर्फ 1/r था, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या था, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर होल क्यू। सही लिखा है क्या, 3/r क्या बोल रही है तुम, 3/r? हाँ सब कैंसिल हो गया ना, इसके साथ डिवाइड किया तो रो 4/3 पाई तो गया, 4 पाई से 4 पाई गया, यहां पे बचा है सिर्फ 1/r और यहां बचा है आर स्क्वायर बाई आर माइनस आर होल क्यू। ये लिखा है हमने, तो कितना आ गया देखो जरा, 1/r इंटू, इसको उल्टा कर देता हूं, आर माइनस आर होल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये ऊपर आ गया आर माइनस आर होल क्यू, नीचे कितना आर क्यू हो गया, क्या आर क्यू। अब बताओ जरा, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, इतना बता दो बस। कम है, ये फील आ रहा है सबको, चलो बोर्ड पे देखो, ये वैल्यू 1 से कम है, ये फील आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो आर क्यू बाई आर क्यू 1 हो जाता, लेकिन इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आर क्यू से छोटा हो गया, और छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, क्या इसको लेस देन 1 बोल दूं। अब सोचो, इसका वैल्यू लेस देन 1 आया, किसका वैल्यू सर, dt बाई dt ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई dt बाई dt ऑफ हॉलो। ये क्या हमें 1 से छोटा मिल गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि dt बाई dt ऑफ सॉलिड, इसको उधर भेज दूं, विल बी लेस देन dt बाई dt ऑफ हॉलो। क्या बात सही है। तो यहां से क्या पता लगा, रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, हॉलो का या सॉलिड का, हॉलो का ज्यादा होगा, यानी कि हॉलो वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, लिख लेना, हॉलो जल्दी ठंडा हो जाएगा। हाँ बोलो, नहीं रेडियस पे भी डिपेंड करता है बच्चे, वो तब होगा जब बाहर का रेडियस दोनों का सेम होगा इन जेन। हाँ अगर सेम हुआ तो हॉलो का जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल। अगर सेम साइज का दिया एक सॉलिड और एक हॉलो, तो बिल्कुल हॉलो वाला जल्दी ठंडा होगा। तुम डायरेक्ट टिक कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो, लेकिन ख्याल रहे अगर रेडियस फिर अलग अलग दे दिया तो फिर तुमको निकाल के ऐसे ही करना होगा, पूरा कहानी कैंसल करने के बाद देखना होगा क्या आ रहा है। ठीक है ना, लिख लो, हॉलो विल कूलर क्विकली। ठीक है यहां तक कहानी, ठीक है ना। दो ही चीज तो कर रहे हैं, एक dq बाई dt, एक dt बाई dt। dq बाई dt में वो रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और dt बाई dt में एरिया डिवाइडेड बाई मास भी आता है, और मास में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आता है। हाँ कौन क्या बोल रहे, बोलो अभी। अरे मटेरियल वहीं तक है ना बच्चे, ये तो खाली है, ये वाला पोर्शन क्या है, खाली है ना, तो मटेरियल तो वहीं तक है, r माइनस आर तक ही है। नेक्स्ट और एक सवाल लिखो, चलो। A sphere at higher temperature than the surrounding, a sphere at higher temperature than the surrounding is maintained at a constant temperature, is maintained at a constant temperature. A sphere at higher temperature than the surrounding is maintained at a constant temperature by connecting it to a heat source
by connecting it to a heat source of 300 watt. Temperature maintained at a constant temperature by connecting it, वो देखो डिजाइन बना रही है वो तब से बेंच पे, पैसा दिया पूरा पैसा वसूल के जाएगी. By connecting it to a heat source of 300 watt. By connecting it to a heat source of 300 watt. Full stop. If half of the sphere is blackened, मतलब ब्लैक कर दिया कि उसको, if half of the sphere is blackened, then 600 watt is required to maintain the same temperature. If half of the sphere is blackened, then 600 watt is required to maintain the same temperature. Maintain the same temperature. Full stop. Calculate the emissivity of the surface of sphere. Calculate the emissivity of the surface of the sphere. Emissivity of the surface of the sphere. चलो सवाल पढ़ो ठीक से और सोचो क्या करना है. एक स्फेयर है, बोल रहा है कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है. उस टेम्परेचर पे मेंटेन कैसे किया है? उस पे एक हीट सोर्स लगा दिया है 300 वाट का, 300 जूल पर सेकंड का सप्लाई दे रहा है उसको, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है. फिर बोला कि अगर स्फेयर के आधा हिस्सा को काला कर दिया जाए तो सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको 600 वाट का जरूरत पड़ रहा है, 600 जूल पर सेकंड. तो E का वैल्यू निकालना है. E स्मॉल E जो होता है ना, उसका वैल्यू निकालना है. ट्राई करो जरा, देखें. बॉडी का टेम्परेचर कितना मान लो कुछ मान लो यार, T है और सराउंडिंग कितना है, T0 है. ये T पे मेंटेन करके रखा गया है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है. इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है बट टेम्परेचर मेंटेन्ड है. कैसे मेंटेन कर रहा है? इसको सप्लाई दे रहा है कितने का, 300 वाट का, 300 जूल पर सेकेंड. हम जानते हैं dq बाई dt कितना होता है. व्हाट इज dq बाई dt? E a सिग्मा t टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4. dq बाई dt जूल पर सेकेंड दिया है कितना, इसको कितना सप्लाई दे रहा है, 300 जूल पर सेकेंड इक्वल टू कितना, E a सिग्मा t टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4. इक्वेशन नंबर 1. अब क्या हुआ कहानी में, ये पहला कंडीशन ठीक. सेकंड कंडीशन क्या हुआ कि ये जो स्फेयर का इसका आधा हिस्सा क्या कर दिया, काला पेंट से कलर कर दिया, मतलब ब्लैक बॉडी बना दिया. वो ये कहना चाह रहा है, आधे पार्ट को क्या बना दिया, ब्लैक बॉडी बना दिया. और फिर से इसका टेम्परेचर T मेंटेन कर रहा है. कितना मेंटेन कर रहा है, T. लेकिन अब इस टेम्परेचर T को मेंटेन करने के लिए इसको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, 600 वाट. कितना करना पड़ रहा है, 600 वाट एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ रहा है. यानी कि dq बाई dt जो होगा, फॉर्मूला तो वही है लेकिन इस बार क्या दो पार्ट में अलग अलग जाएगा. अगर ब्लैक बॉडी हो गया तो इसका इमिसिबिलिटी तो कितना, 1 हो गया. इसका इमिसिबिलिटी वही रहेगा जो पहले था. यानी कि मैं लिख सकता हूं dq बाई dt इक्वल टू, बताओ
इस वाले पोर्शन के लिए क्या लिखूं, a/2, जहां a आ रहा था उसके जगह पे क्या आ जाएगा, a/2, और e का वैल्यू कितना 1 इंटू a/2 इंटू सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, ये हो गया आधे वाले पार्ट का, प्लस इस वाले पार्ट का कितना e a/2 सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, और dq/dt कितना गिवन है इस बार 600, इक्वल टू, देखो यहां से सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ दोनों से कॉमन आ रहा है, सिग्मा इंटू T⁴ माइनस T⁴, और a/2 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहां 1 बचा और यहां पे e बचा। क्या सबको दिखाई दे रहा है, पहले यहां तक देखो, दिखा सबको। अभी क्या करें, पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दो, सब कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं मैं, तो देखो इधर 300 डिवाइडेड बाई 600, इधर चल रहा था e a सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ डिवाइडेड बाई, इधर आ गया सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ इंटू a/2 इंटू 1 प्लस e, तो ये सिग्मा पूरा गया, ये वाला सिग्मा के साथ a से a गया, 300/600 1/2 हो गया, ये 2 ऊपर गया, 2e डिवाइडेड बाई 1 प्लस e, इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, 1 प्लस e इक्वल टू कितना 4e माइनस e 3e इक्वल टू 1, e कितना 1/3 इज द आंसर। ठीक है क्या, अरे सो गया तुम, नींद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सोना है तो सो जाओ, बेंच उधर आराम से पीछे जाओ एकदम। हो गया। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। शुरू में स्फेयर में कुछ भी कलर वलर नहीं किया था, है ना, तो कितना एनर्जी चाहिए था उसको 300 वाट स्टार्टिंग में। शाबाश, पकड़ लिया तुम, वेरी गुड। अरे शुरू में सोचो, शुरू में इसको 300 दे रहे थे, इसको 2 पार्ट में सोचो जरा, मान लो स्फेयर आधा आधा पहले ही बांट दिया मैंने, तो अगर 300 दे रहे थे तो ये 150 खा रहा होगा, और ये कितना खा रहा होगा 150 स्टार्टिंग में। अगर 300 दिया तो आधा आधा खा रहे होंगे दोनों, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में हमने इसको काला कर दिया, काला कर दिया, ये कितना खाएगा, पहले 150 खा रहा था, तो अभी भी इसको उस टेम्परेचर पे रहने के लिए कितना चाहिए, क्योंकि इसके साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो ये तो अभी भी कितना खाएगा 150 खाएगा। हमने दिया कितना 600, तो 600 दिया, जब 150 ये खा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना खाएगा 450 ये खाएगा। ये ब्लैक बॉडी है और ये नॉर्मल बॉडी है, और हम जानते हैं इमिसिविटी क्या होता है, याद करो, नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाई ब्लैक बॉडी, याद आ रहा है, E ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाई E ऑफ ब्लैक बॉडी कितना आ गया 150 डिवाइडेड बाई 450, ये देखो आंसर 1/3। लिख लो, ये भी लिख लो।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए न्यूटन साहब को श्रद्धांजलि दिया जाए, फिर से आ गए यहां भी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये कुछ नहीं करता था, सबके किए कराए पे आके अपना एक थ्योरी देके चला जाता था। अच्छा तुमने ये कर दिया, ओके, सबने बता दिया। क्या बता दिया सर? स्टीफन साहब, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं उसको, वो जो टोटल था ना, दोनों ने मिलके किया था, स्टीफन और बोल्ट्जमैन, नाम सुना है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, तो उन दोनों का मिला जुला थ्योरी था ये। न्यूटन साहब आए, उनको लगा अच्छा इन्होंने थ्योरी दे दिया, dq/dt इक्वल टू E a सिग्मा t टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। अब उसने बोला कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो उसने एक नया थ्योरी बना दिया, बाइनोमियल लगा दिया उसमें, ग्रेविटेशन में लगाया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, याद है, 1 + x टू द पावर n वाला, वही आके लगा दिया, कहानी खत्म कर दिया पूरा, अपना थ्योरी बना के चला गया आदमी। तो इसने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ, ठीक है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हुआ, तो उस कंडीशन में जो dq/dt होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t - T0, यानी कि सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग के। अभी तो हमने क्या पढ़ा, E a सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 इसके इक्वल आता है। उसने बोल दिया कि अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो ये जो dq/dt हीट लॉस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t - T0 के, यानी कि सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग के। और उसको उसने प्रूफ कर दिया मैथमेटिक्स लगा के। लिखो, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखो इसमें, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ अ बॉडी, it states that the rate of heat loss of a body is directly proportional to the difference in temperatures, directly proportional to the difference in temperatures of body and its surrounding, directly proportional to difference in temperatures of the body and its surroundings, provided the temperature difference is very small, provided the temperature difference is very क्या, small, छोटा। तो देखिए क्या किया उन्होंने, बाइनोमियल बताया था तुम लोग को मैंने, 1 + x टू द पावर n का एक्सपांसन, याद करो, 1 + nx + n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहता है। ऑल्दो हम 2-3 टर्म से ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में हमारा काम 1 + nx तक ही हो जाता है, उसके आगे यूज नहीं करते हम, मैथमेटिक्स में करते हैं इसको, छोड़ो हटाओ। चलो आ जाओ, हमने पढ़ा रेट ऑफ हीट लॉस dq/dt, कितना पढ़ा भाई, E a सिग्मा t टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, ठीक है। बोला कि अगर डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो t - T0, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस को हम छोटा मान रहे हैं, ठीक है ना, डेल्टा टी इक्वल टू t - T0 जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना, बहुत छोटा है। तो यहां से हम t का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बच्चों, t का वैल्यू कितना, T0 प्लस डेल्टा टी लिख सकते हैं, और ये t का वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं इस वाले जगह पे, यहां पे। तो dq/dt कितना आ जाएगा बताओ, क्या E a सिग्मा बोलो इंटू टी के जगह पे कितना, T0 प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, ठीक है। देखो बोर्ड पे देखो, छापना बाद में, गोवा में चले जाओगे अभी थोड़ी देर में, मैथमेटिक्स आ रहा है अभी इस वाले टर्म को अलग से उठा रहा हूं मैं, इस वाले टर्म को,
पहले इसका काम कर लेते हैं, टी नॉट प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां से टी नॉट कॉमन निकाला, इस वाले टर्म से टी नॉट कॉमन निकाला, तो टी नॉट बाहर निकलता तो क्या टी नॉट टू दी पावर 4 बाहर निकलता, अंदर क्या बचता, यहां 1 बचता प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। सही है, टी नॉट टू दी पावर 4 दोनों से कॉमन कर लिया, टी नॉट टू दी पावर 4 दोनों से कॉमन, तो यहां बचता 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट पावर 4 माइनस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं? ओके, अब यहां पे बाइनोमियल लगाऊंगा मैं, तो टी नॉट टू दी पावर 4 इंटू, देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, फील करो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को 1 प्लस एन एक्स प्लस समथिंग 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 लिख सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा 1 प्लस एन एक्स 4 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे वाला टर्म और छोटा हो जाता है, उसको हटा दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, शहीद हो गया। तो आपके पास बचा टी नॉट टू दी पावर 4 इंटू 4 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। क्या एक टी नॉट भी उड़ेगा, तो क्या मुझे मिल जाता 4 डेल्टा टी इंटू टी नॉट क्यूब। इस वाले का वैल्यू हमें मिला। तो जरा देखें डी क्यू बाई डी टी क्या मिल रहा है अभी, डी क्यू बाई डी टी बोलो, ई ए सिग्मा, और उस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 4 डेल्टा टी इंटू टी नॉट क्यू। तो जरा ध्यान से देखो, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी नॉट क्यू। एंड व्हाट इज डेल्टा टी, क्या डेल्टा टी टी माइनस टी नॉट है? और ध्यान से देखो तो ये सारा कांस्टेंट है, दिख रहा है। और डी क्यू बाई डी टी को कन्वर्ट कर दो टेम्परेचर में, क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यू बाई डी टी को याद करो, डी क्यू को लिखते थे माइनस, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना, तो माइनस एम एस डी टी लिखेंगे। तो इसको लिख दिया मैंने माइनस एम एस डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी नॉट क्यू इंटू टी माइनस टी नॉट। इस एम एस को उधर भेज दो, तो माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू हाउ मच, 4 ई ए सिग्मा टी नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एम एस इंटू टी माइनस, ये सारा कांस्टेंट है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि डी टी बाई डी टी जो है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट नहीं है? ये बताना चाह रहे थे न्यूटन साहब। समझ में आया कहानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। कब, जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, स्मॉल हो। बात समझ में आ रहा है? और यही ज्यादा यूज होता है। मजे वाली बात यह है, न्यूटन साहब आके करके चले गए, बोले कि लो अब इसको यूज करो। अबे टी नॉट किसका टेम्परेचर है, तेरा या मेरा? बोल, बाहर का, सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है तुम थोड़ा सा हीट छोड़ दिया अपने बॉडी से तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बदल जाएगा, ऐसा होता है क्या? होता है, बोल रहा है हाँ सर। अरे समुंदर में 2 बाल्टी पानी डाल देगा तो पानी बढ़ जाएगा, फ्लड आ जाएगा समुंदर में। अच्छा नो सर बोला था। खम्बीना, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? पक्का? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है? क्या पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी? ऑब्वियसली बायोलॉजी सर, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मैथ्स है, एक्सेप्शन है तुम। जब तक मैथ समझ में आता है तब तक अच्छा लगता है, फिर क्या होता है? ये वाला बच्चे डी क्यू याद करो, थोड़ी देर पहले जो लिखा था हमने,
डी क्यू को लिख दिया एम एस डी टी, माइनस साइन इसलिए कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना, एम एस को इधर भेज दिया इसके नीचे, तो यहां बचा माइनस डी टी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, ये सारा कांस्टेंट है बच्चे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट के। अरे वही तो बोल रहा हूं, ये टी नॉट किसका टेम्परेचर है, तुम भी वही सवाल पे आके अटक गया अभी। टी नॉट किसका टेम्परेचर है, किसका है, तुम्हारा सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चे। सबको लग रहा है अरे सर टी नॉट क्यों छोड़ दिया आपने, उस पर भी तो डिपेंड करना था, नहीं करेगा। चलो अब इसमें दो तरह के एनालिसिस हैं, एक इंस्टेंटेनियस एनालिसिस और एक एवरेज एनालिसिस। बात कर लेते हैं दोनों की। सबसे पहले हेडिंग लगाओ इंस्टेंटेनियस एनालिसिस। इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस एनालिसिस। क्या होगा, क्या आंसर होगा? हाँ जी, इसमें एक लाइन लिख लो पहले। तुम कॉपी बचा के क्या करेगा, सही में दहेज में देगा क्या? एक पेज में दो पार्टीशन करता है ये, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। देखो, इफ अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम T1 to T2, if a body cools down from T1 to T2, T1 to T2 in surrounding temperature T0, in surrounding temperature T0, हमने क्या पढ़ा भाइयों? हमने पढ़ा माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू कितना पढ़ा हमने? 4EA सिग्मा टी नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एम एस इंटू टी माइनस टी नॉट। अरे ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको के बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं इसको? कुछ के नाम दे देता हूं मैं। ए इक्वल टू 4EA सिग्मा टी नॉट क्यू डिवाइड बाई एम एस, इसको के बोल देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि माइनस डी टी बाई डी टी जो है इक्वल टू कितना, के टाइम्स टी माइनस टी नॉट होता। बोलो, अब मैं करना चाहता हूं T1 से T2 तक इंटीग्रेशन, तो टी वाले को टी वाले के साथ ले आते हैं, एक बिरादरी के लोग एक तरफ, दूसरे बिरादरी के अलग, तो टी वाले को डी टी के साथ, तो माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल टू क्या, के डी टी। बोलो, कर दिया हमने इंटीग्रेट, इसको किया इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया। टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है बॉडी का? T1 से लेके T2 तक। मान लो कि टाइम लग रहा है 0 से लेके T तक, यानी कि T टाइम में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो T1 से पहुंच गया कहां पे? T2 पे। अब बताओ 1 बाई टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा? ऐसा इंटीग्रेशन तो हमने सर देखा ही नहीं आज तक। अरे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? क्या होता है? ln x। अच्छा, तो 1 बाई एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 ln x, ln x माइनस 2। अरे ये माइनस प्लस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है, तुम लोग कुछ नया चमत्कार मत कर देना यहाँ पे। तो ये ln x माइनस 2 हो जाता है। तो वैसे ही जहां 2 लिया था वहां मानो ये टी नॉट कॉन्स्टेंट है ना, तो 1 बाई टी होता तो इंटीग्रेशन लॉग टी होता, लेकिन टी माइनस टी नॉट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln, लॉग लिखूं ln लिखूं, लॉग लिख लेता हूं, चलो लॉग टी माइनस टी नॉट। लिमिट चल रहा है कहां से कहां तक बच्चों? T1 से लेके T2 तक। RHS में k तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन कितना? t। लिमिट चल रहा है 0 से लेके t तक। अच्छा सर एक बात बताओ, पढ़ा क्या रहे हो आप? चैप्टर खत्म कर दिया आपने, हवा ही नहीं लगा हमें।
नहीं मुझे पता है, कंडक्शन तक तो खूब मजा आता है, रेडिएशन में आते आते सब कोमा में चल जाता है। और एक बार समझाऊं? समझाते हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं। ये देखो, ये था dt बाई dt, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिसको हमने रेट ऑफ कूलिंग बोला था। पहले आया था ये अभी मैंने नहीं लिखा है अपनी मर्जी से, ये पहले आ चुका था, ठीक है ना। इसमें ये पूरा कांस्टेंट था मैडम, पूरा। इसको हमने कुछ k नाम दे दिया, अच्छा नहीं लग रहा था बार बार इतना लंबा चीज लिखना, है ना, इसको k बोल दिया। तो माइनस dt बाई dt इस पूरे के जगह पे k आ गया इंटू टी माइनस टी नॉट। ये dt इधर था तो dt के साथ मैं ये वाला t वाला टर्म लाया, dt के नीचे लेके आया t माइनस टी नॉट, और ये dt को RHS में भेज दिया k के साथ, k dt, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। उसने बोला कि बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, हमने मान लिया कि टाइम उसमें लग रहा है 0 से t। अब 1 बाई या फिर dt बाई टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन हो गया log t माइनस टी नॉट, जैसा कि मैंने यहां बताया 1 बाई एक्स माइनस टू हो तो log x माइनस टू इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट था, ये 2 की तरह इसको देखो, 1 बाई टी माइनस टू था तो इंटीग्रेशन log t माइनस टू, जहां 2 है वहां t नॉट है, ठीक है। इसमें लिमिट लगा है T1 से T2, यहां पे 0 से t, ठीक है बात। अब मैं थोड़ा सा लिमिट पुट कर रहा हूं, थोड़ी देर और कोमा में रहो तुम लोग। आइए, T2 किसके जगह पे रखूं, t के जगह पे या t नॉट के जगह पे? t, वेरिएबल कौन है? t नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल t है। तो एक बार मैंने रखा log T2 माइनस टी नॉट, क्या बीच में माइनस साइन आता था? और t के जगह पे कौन? T1, तो log T1 माइनस टी नॉट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस साइन, लोअर लिमिट, RHS में k इंटू अपर लिमिट रखूं तो t के जगह पे t, माइनस लोअर लिमिट रखूं तो 0। अच्छा, इस माइनस को अंदर भेज दूं क्या? तो उल्टा हो जाएगा क्या? माइनस को अंदर भेज दूं तो सर ये बन जाएगा log T1 माइनस टी नॉट पहले आ जाता, और माइनस log ऑफ T2 माइनस टी नॉट इक्वल टू इधर हो गया KT। अच्छा, log m माइनस log n, वाह, एक ही चीज तो आता है सर हमें जीवन में एक ही चीज है जो बहुत अच्छे से आता है, log m माइनस n और log m प्लस log n। तो log T1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T2 माइनस टी नॉट इक्वल टू KT, सही बात। या तो इसको इस नजर से देखो, और चाहो तो log हटा दो, इधर से log हटाएं तो log का बेस क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये सर log का बेस क्या चीज है पहले ये बताओ, बताना है क्या? नहीं बताऊंगा। log का बेस अगर कुछ ना लिखा हो तो कितना होता है? e होता है। तो log यहां से हटाऊं तो क्या होगा? क्या RHS में e टू दी पावर KT बन जाएगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया T1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T2 माइनस टी नॉट इक्वल टू e टू दी पावर KT। ये होता है कहानी। T1 माइनस टी नॉट डिवाइड बाई T2 माइनस टी नॉट इक्वल टू e टू दी पावर KT। e टू दी पावर KT एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ है ये। इसका ग्राफ पूछा था एक बार, IIT में सवाल आया था, खैर IIT तुमको नहीं चाहिए, बट फिर भी उसने एक बार सवाल पूछा था कि इसका टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। बनाओ जरा, ड्रॉ TT ग्राफ, टेम्परेचर टाइम ग्राफ, टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज करेगा बॉडी का। एक्सपोनेंशियल तो दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वही होगा सर। क्या फर्स्ट लेवल अंगड़ाई लेने लग गया तुम तो। ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ TT ग्राफ, टेबल टेनिस नहीं, TT हो गया। कैसा बना है बता? ये है टाइम, ये है टेम्परेचर। देख के लग रहा है इंक्रीजिंग। सबसे पहले बताओ बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। पहला चीज दिमाग में ये आना चाहिए। बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? T1 से T2 जा रहा था, ठीक है ना।
मान लो कि स्टार्टिंग में किसी टेम्परेचर टी पे था, लेट अस अज्यूम उसका टेम्परेचर कितना था टी, और यहां से उसका टेम्परेचर घट रहा है। कैसे घट रहा है? एक्सपोनेंशियली घट रहा है, ठीक है। और वो लास्ट में कहां तक जाएगा? क्या टेम्परेचर जीरो हो जाएगा? नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर तक जाएगा। और सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो कितना है? टी नॉट है। तो इसका कर्व जो मिलेगा बच्चों कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ। इसका नाम है कूलिंग कर्व। कैसा कर्व? कूलिंग कर्व। अच्छा एक चीज और बताओ, छोड़ो सर मत पूछो आप। ड्रॉ लॉग टी माइनस टी नॉट वर्सेस टी, ये ग्राफ बनाओ। बॉडी का टेम्परेचर बच्चे डिक्रीज कर रहा है ना टाइम के साथ, हाँ वो स्ट्रेट लाइन होगा, डिक्रीज कर रहा है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर कुछ टी था मान लो बॉडी का, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे था, तो हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया वो T1 से T2 के लिए था, ठीक है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, बॉडी का टेम्परेचर T था, वो डिक्रीज कर रहा है। कैसा डिक्रीज कर रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। और वो लास्ट में कहां तक जाएगा? T0 तक, सराउंडिंग टेम्परेचर तक जाएगा, वो उससे नीचे थोड़ी जाएगा। तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करके सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा लास्ट में। वो ड्रॉ करो। हाँ बच्चे दो ग्राफ आते थे, एक इंक्रीजिंग भी आता था, एक डिक्रीजिंग भी आता था। ये डिक्रीजिंग वाला है, समझा? अबे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा थोड़ी ना, एक e टू दी पावर x था, एक e टू दी पावर माइनस x था, याद कर, याद आ रहा है? e टू दी पावर x इंक्रीजिंग होता था और e टू दी पावर माइनस x डिक्रीजिंग होता था, याद आ रहा है? तेरे को एक ही ग्राफ याद है e टू दी पावर x का, गधा कहीं का। दो ग्राफ होता था गधे, दो ग्राफ। हाँ जी, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, फील कर रहे हो? लॉग वर्सेस टी, तो ये y इक्वल टू mx टाइप का हो गया ना, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा ये। टी टेम्परेचर से मान लो डिक्रीज किया, कहां तक जाएगा ये? टी नॉट तक, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? सर बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। तुम लोग घर जाके बढ़िया से रिवाइज करना, ठीक है, कॉपी बढ़िया से एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे मैंने डेरिवेशन कराया वैसे वैसे खुद से करना। एक बार लिखोगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया है, बहुत लोग को समझ में आ गया, बहुत लोग कोमा में है, मुझे पता है, चेहरा देख के मुझे समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन तुम्हारा। बहुत लोग अभी भी कोमा में जी रहे हैं कि ये क्या हुआ आज हमारे साथ। तो घर जाके वापस से एक बार प्रैक्टिस करना, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ और सवाल करेंगे और लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एक बचा है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बचा है एक, वो ऐसे ही 5 मिनट का है, बकवास थ्योरी है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम निपटाएंगे, ठीक है। उसके पहले तुम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करके अच्छे से, ठीक है। दो ही चीज है, फिर से बोल रहा हूं, एक dq/dt, एक dt/dt। एक हीट लॉस, एक टेम्परेचर का डिक्रीमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ हीटिंग बोल लो, रेट ऑफ कूलिंग बोल लो। दो ही चीजें बार बार यूज कर रहे हैं हम, समझ रहे हो। अभी एक तीसरा चीज नया आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट, ठीक है। चलिए मिलते हैं। मैथ का क्लास है ना? मैथ का क्लास है ना? कितने बजे?